everyone, a very good evening and a very warm welcome to today's session. I hope you guys are doing absolutely fine and amazingly well, taking good care of yourselves and your loved ones. बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के सेशन में। और आज का सेशन है हमारा सेकंड सेशन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन विच इज द सेकंड चैप्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। वी हैव ऑलरेडी डन द फर्स्ट वन। हमने इस चैप्टर का पहला सेशन भी कर लिया है जहां पे हमने साउथ अफ्रीका में क्या हुआ था वो सब कुछ भी एक्सप्लोर कर लिया है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो बेसिकली इन द प्रीवियस सेशन वी वेंट अहेड एंड सॉ दैट हाउ साउथ अफ्रीका हैड इट्स ओन स्ट्रगल। वी विल बी डूइंग अ रीकैप एनी विच वेज, बट व्हाट वाज द स्ट्रगल दैट इट हैड टू गो थ्रू एंड देन हाउ डिड इट फाइनली फॉर्म वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन which basically is one of the most decent constitution giving all the rights, basic rights to everyone, what a constitution stands for। ठीक है, ये सारी चीजें हमने प्रीवियस सेशन में करी है। अब आज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा जब हमने साउथ अफ्रीका का मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखा उनकी जर्नी कैसे डिफिकल्ट रही है, बिकॉज दे हैव आल्सो हैड अ पास्ट वेयर द व्हाइट्स वर डोमिनेटिंग देम एंड डूइंग अ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द नेटिव पीपल हु वर ऑफ ब्लैक कलर स्किन। How did a country like India, which has had a imperial past of 2 years of domination by the Britishers, how do we get over something like this? ठीक है, हम कैसे कम अप करते हैं ये भी हम आज करने वाले हैं डिस्कस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, so we'll start with a quick introduction. हाय एवरीवन, मेरा नाम है अंकना। मैं हूं आपकी एक्सपर्ट फॉर सोशल साइंसेज एट इम्बाइब, कमिंग विद एन एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 9 years इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, वेयर आई हैव टॉट द स्टूडेंट्स बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन फॉर सीबीएसई एंड आईसीएसई। मैंने अपनी पढ़ाई ह्यूमैनिटीज में की है, इसीलिए आई स्पेशलाइज इन इंग्लिश एंड सोशल साइंस। नाउ विल स्टार्ट विद अ क्विक recap, but meanwhile you guys will let me know about the pre-class activities status. I will explain in a short while what do you mean by pre-class activities, just in case if you're not aware about it. So we'll start with a quick recap of what we did in the previous session. तो हमने देखा कि जैसे इंडिया में एक कॉलोनियल रूल था, वैसे ही सिमिलरली इंपीरियलाइजेशन जो है वो अफ्रीका की भी की गई थी और यूरोपियंस ने किया था। कई साल तक वो भी बेचारे बहुत परेशान रहे थे, but it was not just that they had taken the control of the place, but also the policy that they were following over there. What was the policy that was being followed over there? The policy that was being followed over there was that of the apartheid. Apartheid is very unique to साउथ अफ्रीका। देखो याद रखना, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो प्रॉब्लम है ये आप कई जगह देखोगे, यूएस में भी देखोगे और ये यूएस में आज भी होता है। इट्स नॉट लाइक कि यूएस में अब नहीं होता है, यूएस में अब भी होता है। लेकिन हम जिस चीज की बात कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि जो ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था जिसे अपार्थीड कहते हैं, वो स्पेसिफिकली साउथ अफ्रीका के लिए यूनिक है। अगर आपको कभी भी पूछा जाए कि डिस्क्रिमिनेशन जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ द रेसेस इन यूएस is known as apartheid, then that statement is going to be false. It is a very unique feature to Africa is what you have to remember. ठीक है, then now what was this apartheid system? Apartheid system से basically हमारा मतलब है जो यूरोपियंस थे, they were white in terms of the color of the skin. What they started doing was they started discriminating against the people who were the natives of the Africa, जो racially, जो basically genetically because of their ancestors came from a place where they had the color of the skin as black. अब ये ब्लैक्स को या अफ्रीकन के अलावा जो दूसरे नेटिविटी के जो लोग थे, दूसरे जगह से जो आने वाले लोग थे जो थोड़े लाइट कलर के थे या ब्राउन कलर के थे, जैसे हम जो है हम ब्राउन कलर के होते हैं, तो वी आर नोन एज पीपल ऑफ कलर। ठीक है, क्योंकि हम वाइट नहीं है तो हम ब्राउन में आ जाते हैं। या इंडियंस जो रहते थे इनको या तो मिक्स कलर स्किन बोलते थे या तो ब्लैक बोलते थे या इंडियंस थे। सबके अगेंस्ट जो है वहां पे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था और एक इंफीरियर क्लास की तरह ट्रीट किया जाता था जस्ट बिकॉज द कलर ऑफ द स्किन वॉज डिफरेंट। Okay, remember, because the color of the skin was different, all of this discrimination used to happen. Otherwise it wouldn't have happened, guys. Otherwise ये नहीं होता। जो लोगों का कलर, स्किन का कलर डिफरेंट था, वाइट था और डार्क नहीं था, उनके साथ ये जाती नहीं की जाती थी, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाती थी। जो पॉलिसी जो है
वो फॉलो करते थे. लेट मी जस्ट चेक 1 second. Guys, give me 1 second, okay? ओके. सो व्हाइट यूरोपियंस क्या करते थे, इम्पोज करते थे अपार्थाइड. जैसे कि आपका जो लोग जहां पे व्हाइट्स रहते हैं वहां पे ब्लैक्स को रहना अलाउड नहीं था. अगर उस एरिया में ब्लैक्स को जाना है तो उनको परमिशन लगती थी वहां पे एंटर करने के लिए, अदरवाइज दे वर नॉट अलाउड टू गो इन देयर. ठीक है. ऑल ऑफ दीज वर द प्रॉब्लम्स इन द स्ट्रगल्स ऑफ द पीपल ऑफ दैट कम्युनिटी. साथ ही साथ ट्रांसपोर्टेशन में जो है, ट्रांसपोर्टेशन अलग थी, पब्लिक सिस्टम अलग था, होटल रेस्टोरेंट्स ये सारी चीजें अलग थी. अगर ट्रांसपोर्टेशन शेयर भी कर रहे हैं तो उसमें सीट्स जो है वाइट्स के लिए रिजर्व्ड होती थी, उनको सुपीरियर की तरह ही ट्रीट किया जाता था. अगर गलती से किसी ने उनका कुछ इस्तेमाल कर लिया, उनके जगह पर घुस गए तो वहां पे और ज्यादा प्रॉब्लम होती थी. वो क्या किया जाता था, उनको वहां पे मार दिया जाता था, इम्प्रिजन कर दिया जाता था. अपॉर्चुनिटी सेम नहीं थी. बहुत तरह के चैलेंजेस जो है वो इन सारे लोगों को फेस करनी पड़ती थी, जस्ट बिकॉज दे वर ब्लैक. एंड दिस इज नोन एज, और क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज को सेग्रीगेट किया जा रहा है, सबकी फैसिलिटीज अलग रखी जा रही है, इसको पॉलिसी ऑफ सेग्रीगेशन भी बोला जा रहा है. व्हाट वाज डन अगेंस्ट देम वाज सेग्रीगेशन. Naturally, when you're doing something like this, people are going to raise their voices and stand against it. So people stood against this atrocity of the white rule over there also, and it took years and years for them to actually fight against it. Okay. So they kept on fighting against it, but the problem was that anyone who would go against and raise their voices were charged with the what do you say? Were charged with treason. क्योंकि क्या हो रहा है, आप गवर्नमेंट के पॉलिसी के अगेंस्ट जा रहे हो, गवर्नमेंट जो पॉलिसी अपना रही है आप वो उस चीज को चैलेंज कर रहे हो, तो आपको कहा जाता था यू आर बिट्रेइंग योर गवर्नमेंट, यू आर गोइंग अगेंस्ट योर ओन गवर्नमेंट एंड स्टेट. सो दिस इज ट्रीजन. एंड द सेम थिंग हैड हैपेंड विद नेल्सन मंडेला एज वेल, हु हैड फॉट फॉर द राइट्स ऑफ द पीपल. सो एएनसी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी. किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन बनाना, ये सब चीजें भी करना अलाउड नहीं था, बट एएनसी एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी. एएनसी यानी कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जो इसी अपार्थाइड के सिस्टम को फाइट करने के लिए बनाई गई थी. द रीजन बिहाइंड दैट वाज इट वाज एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन. क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ब्लैक्स, पीपल ऑफ कलर, इंडियंस, एवरीवन were being represented by ANC, and ANC was fighting for the rights of each and every individual over here. ठीक है. तो इन्होंने स्ट्रगल लीड किया पॉलिसी ऑफ सेग्रीगेशन के अंडर. नेल्सन मंडेला और उनके साथ दोस्त जो हैं वो अपने जो चैलेंज उन्होंने किया था उसकी वजह से इनफैक्ट अरेस्ट भी हुए थे ट्रीजन के चार्जेस में, और उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सेंटेंस दी गई थी. लेकिन होता यह है कि 28 साल उन्होंने जेल में भी बिताया, और ऐसे वैसे जेल में नहीं भाई. रोबन आइलैंड, वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडेड प्रिजन्स, राइट? एंड आई टोल्ड यू द प्रीवियस सेशन कि हमेशा जब भी आप देखोगे कि ड्रेडेड प्रिजन्स होते हैं वो ज्यादातर आइलैंड पे होते हैं, क्योंकि अगर आप तोड़कर निकल भी जाओगे तो आइलैंड से बाहर निकलकर कहाँ भागोगे. हमारे यहाँ जैसे इंडिया में काला पानी है जो अंडमान में है, ठीक है,
कैट 20 अब क्या होता है कि एक टाइम के बाद इतनी ज्यादा डेमोन्स्ट्रेशन प्रोटेस्ट सब कुछ होने लग जाती है कि व्हाइट गवर्नमेंट को समझ आ जाता है कि इस भीड़ को अब शांत रखना पॉसिबल नहीं है। तो अब उन्होंने 26 अप्रैल 1994 को आजादी दे दी, क्योंकि कई सारे बाकी देश के गवर्नमेंट भी जो है इस बिहेवियर को कॉल आउट कर रहे थे, कंडेम कर रहे थे, क्रिटिसाइज कर रहे थे और डिनाउंस कर रहे थे। सो फाइनली ऑन 26 of April of 1994 people the white rule agreed and took away their rule, and South Africa got independence from the discriminatory system। तो जितने लोग जेल में थे लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए उनको भी फिर आजाद कर दिया जाता है, और पहले आपके यहाँ के प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला ही बनते हैं। इन्होंने अब क्या किया, अब इनको कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करना था। अभी कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन भी बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला था, बिकॉज अ लॉट ऑफ व्हाइट्स वर इन फैक्ट अर्लियर practicing this discriminatory rule were going to stay back in the nation, so there was going to be this very strong feeling of distrust and suspicion against each other between the blacks and the whites, or the people of color, the Indians and the blacks and the whites, consistently, because of the horrendous past that they had shared, the discriminatory, extreme brutality, repression and oppression that the whites had done over the people of color. So the whites were first afraid of the people because they were afraid that they might want to take revenge and will do the same kind of discrimination or oppression against them, whereas the people of color, the blacks, the Indians, they were afraid of the fact that the whites may again repeat something like the same in the future. With such suspicion, distrust, and not having an agreement together to move forward into a future which was going to be secure, stable, and happy, and peaceful, and harmonious, was going to be a challenge. So they designed a constitution where they discussed with both the parties, चाहे वो oppressed हो या oppressor हो, दोनों को साथ में लाकर के डिस्कशन किया गया, बात की गई, जहां पे दोनों ने अपनी इनसिक्योरिटीज, अपनी प्रॉब्लम्स, अपने इश्यूज को शेयर किया, सरफेस किया, और उस पर बात की और बताया कि किसको किस बात का डर है। और इन्होंने एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसे ये रेनबो नेशन फॉर्म करना चाहते थे, उस चीज को वो बहुत ज्यादा लीड कर रहा था और डिपिक्ट कर रहा था, विच बेसिकली मेंट इट डजंट मैटर योर ऑफ व्हाट जेंडर, ऑफ व्हाट कलर, ऑफ व्हाट एथनिसिटी, दिस कंट्री इज गोइंग टू बी ऑफ एवरीवन्स, एंड ऑल्सो पीपल आर गोइंग टू हैव दैट ट्रस्ट, nobody will want to take the revenge, nobody will want to repeat the same mistakes, and hence people can live peacefully with each other. So it took them 2 years, but they were successfully able to establish one of the most decent constitutions of history. ठीक है? So this is what we have done in the previous session. Okay people, ठीक है? तो आप अब बढ़ते हैं आगे। आपको बस एक बात याद दिला दूं कि हमने आपका 9th का सेकेंड बैच जो है वो फॉर्म कर लिया है, 20th of May को रीलॉन्च किया है उसे, जहां पे इंडिया के टॉप एडुकेटर्स में सोशल साइंस के लिए अक्षय सर साइंस के लिए और रफीक सर मैथ्स के लिए आपके लिए पूरा बैच पढ़ाएंगे, जहां पे हम ऑलमोस्ट 800 आवर्स ऑफ लाइव सेशंस लेंगे। आपको फुल टेस्ट मिलेगा, प्री क्लास एक्टिविटी, पोस्ट क्लास एक्टिविटी, टेस्ट का फीडबैक, जहां पे बिहेवियरल पैटर्न पे फीडबैक आपको दिया जाएगा, 24/7 आपका डाउट रिजोल्यूशन किया जाएगा एआई पावर्ड, और लाइव क्लासेस में जो हम डाउट रिजोल्यूशन करेंगे वो तो है ही। आपको ई बुक्स भी प्रोवाइड की जाएंगी, 64 ई बुक्स विल बी प्रोवाइडेड टू यू, अराउंड मोर देन फॉर योर एंटायर सिलेबस वी हैव मैप्ड विद इट एंड क्रिएटेड ब्यूटीफुल 3D एनिमेटेड इंटरैक्टिव वीडियोस, जो एक्सप्लेनेशन तो अच्छी है ही, उसके साथ साथ जो है आपका विजुअलाइजेशन, एनिमेशन इतने बेहतरीन और प्यारे तरीके से किया हुआ है कि आप पढ़ोगे तो कैसे समझ नहीं आएगा, सब कुछ समझ में आएगा। आपको हर एक टॉपिक के क्वेश्चंस मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, एंड दैट टू इन थाउजेंड्स, बिकॉज व्हाट विल एक्चुअली मार्क द डिफरेंस बिटवीन योर प्रिपरेशन एंड द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स प्रिपरेशन इज गोइंग टू बी द अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस दैट यू आर गोइंग टू टेक। क्योंकि किताबें सेम, टीचर सेम, स्कूल सेम, जब सब कुछ सेम है तो बच्चे, बाकी कुछ बच्चों के मार्क्स बेटर और हमारे या दूसरों के पीछे क्यों रह जाते हैं? प्रैक्टिस और टेस्ट जितना लोगे बच्चे, जितना अपने आप को असेस करोगे उतना ज्यादा बेहतर होगा, ये याद रखना बहुत जरूरी है। ये सब्सक्रिप्शन आपको मिल रही है इस प्राइस पॉइंट पे,
जो कि है 699 पर मंथ एंड अचीव इस पे आपको 25% डिस्काउंट 2 जून तक अवेलेबल है समर 25 कोड के साथ, और 599 पे भी आपको 3 महीने का जो है उस पर 15% डिस्काउंट अवेलेबल है विद अचीव 15 कोड के साथ। 3 days अनलिमिटेड ट्रायल है। द बेस्ट पार्ट इज दैट दिस इज a single subscription. What we basically mean by that is that in just one subscription that you take for a particular grade, you will not just be getting the facility of attending the session of that particular grade, but everything and anything that is available on the platform of Imbibe, चाहे वो 10th हो, 11th, 12th, JEE, NEET, NDA, कुछ भी आप कर रहे हो, अगर हम पढ़ाते हैं आप उसे अवेल कर सकते हो along with Imbibe Blends, lab experiments, Imbibe app for parents, brain apps, everything will be available for you. So just go ahead एंड यूटिलाइज इट। और जब भी आप करते हो अपनी प्री क्लास एक्टिविटीज एंड पोस्ट क्लास एक्टिविटीज, आपके स्कोर में उस पर्टिकुलर टॉपिक के जब आप असेस करोगे तो आप देख पाओगे डिफरेंस ऑफ 12.62%। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस सॉरी। ठीक है, चलिए अब हमने कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन जो है चैप्टर शुरू किया है। Democratic constitution in South Africa is the first topic that we have already done. Now, what is the need of constitution? ये हम करेंगे आज। Making of Indian constitution पे भी थोड़ा सा glimpse लेंगे। The topics that we are going to do is the need, the function, the challenges in the making of Indian constitution. Constituent Assembly किसने मतलब कैसे फॉर्म हुई उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन भी देखेंगे। ठीक है, and then drafting of the Indian constitution. All of these things we are going to look at. Now guys, if you want to just get rid of the boring method of learning from the books, the black and white books, right? The regular monotonous, mundane setup of reading the book, then all you have to do is just scan it with Imbibe Blends app and the keywords will pop up automatically. You can select the keyword you want to learn more about from and just go ahead and start learning with the 3D images, the 2D images, the beautiful 3D videos that's created for you, which will bring a lot of interaction, a lot of fun into the process of learning. Okay, so now you guys know the drill. We'll start with the first 3 questions from the previous session and then we will begin with the session and the topic for today. So name the autobiography of Nelson Mandela. The Long Walk to Freedom, South Africa Wins Freedom, Walk to Freedom, or Our Freedom. So the correct answer is going to be the Long Walk to Freedom. याद रखना ये जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है, कई जगह आता है हमारा। Long Walk to Freedom होगा। ठीक है, very good for the students who got it right. Moving on to the next question. Which of these was the most salient underlying conflict in the making of a democratic constitution in South Africa? South Africa or its neighbors, men and women, between the colored minority and the black minority, or between the white majority and the black minority? सबसे ज्यादा किसके बीच के कॉन्फ्लिक्ट को मद्देनजर रख करके कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्मेशन यहां पे की गई है, जो सबसे बड़ा चैलेंज था इनके लिए? Okay, people, the correct answer will be between the white majority and the black minority. ये सबसे बड़ा चैलेंज था। कलर्ड और ब्लैक दोनों के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होती थी और ये दोनों तो है ही नहीं। ठीक है, ऑप्शन ही नहीं है। लास्ट क्वेश्चन, apartheid was the system of discrimination against the blacks followed by the British. True or false? True or false?
यहाँ पे कई सारे लोगों ने ट्रू किया होगा, फॉल्स होगा, क्योंकि इट वॉजंट जस्ट द ब्रिटिशर्स। और बच्चे मल्टीपल, देखो अफ्रीका एक्चुअली ना यूरोपियंस ने आपस में थोड़ा डिवाइड भी कर रखा था, ठीक है। तो आपको ये समझना होगा, आपको ये समझना होगा दैट वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द ब्रिटिशर्स ओवर हियर. Okay, if your touch is not working, just refresh. It should ideally work until unless you have a good connection. The touch may get hampered, but just remember, rejoin the session if you're getting you're finding struggle with. What third statement are you referring to? I am not sure. Could you just please be a little more explicit? Okay, moving on. So, yeah. So in the previous session, we have had a look at what has happened in Africa and everything that has went. How did they ultimately draft their constitution? Now, what do you think would happen if you are actually living in a nation which has no rules, no regulations? मतलब एक बार सोच करके देखो ना कि अगर एक ऑटोक्रेटिक सेटअप में रहेंगे तो क्या होगा? What will happen? What is wrong in there, Pratibha? Could you help me understand how is that statement wrong? I would love to know. It's very enlightening to have the conversation with you guys. Guys, can you hear me? Because I think there's a issue. Okay. So guys, always remember, Africa was not just ruled by Britain alone. There were people from Germany, there were people from Netherlands. So it's not technically correct that it was just the Britishers. So it was a system where racial discrimination was practiced. It was experiencing everything by European rule. कभी भी अफ्रीका के केस में एक पर्टिकुलर कंट्री का नाम नहीं लिया जाता है। जैसे कि जब हम फॉरेस्ट सोसाइटी वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे आप देखोगे इंडोनेशिया में हम कहते हैं डच का रूल था, ठीक है। इंडिया में हम कहते हैं ब्रिटिशर्स का रूल था। साउथ अफ्रीका में हम यूरोपियन रूल कहते हैं। आप जब अफ्रीका का डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे पैस्टलिस्ट वाले चैप्टर में आपको दिखेगा, थोड़ा सा हिस्सा जर्मनी ने ले लिया था, थोड़ा सा ब्रिटेन ने ले लिया था, थोड़ा सा नेदरलैंड्स ने ले लिया था। सब अपना अपना हिस्सा बांट कर वहां बैठे थे और सब वहां पे मिक्स होकर के एक अपना रूल डोमिनेशन बना रहे थे। कोई एक कंट्री इंपेरियलाइज नहीं कर रही थी वहां पे, इसलिए वहां पे कोलोनाइजेशन पर्टिकुलरली नहीं कहते। वहां का सिस्टम ही अलग था, अपार्थीड सिस्टम था, ठीक है। सो द थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। It was the European ruling. Anyways, now just imagine कि हम एक जगह पे, मतलब हम अपने देश में हैं और कोई राइट्स नहीं है हमारे पास। कोई हमें कुछ भी बोलकर जा रहा है, गवर्नमेंट कुछ भी कह रही है। अभी इलेक्शंस हो रहे थे, गवर्नमेंट कह देती है कि हम आपको वोट नहीं करने देंगे। क्या करोगे आप? आपके पास कोई राइट नहीं है, आप किसको क्लेम करने जाओगे? आप किसको बोलोगे कि अरे हमें वोट कैसे नहीं करने दे रहे हो तुम? प्रॉब्लम हो जाएगी कि नहीं? ऐसे ऑर्डर ऑफ नेशन में दिक्कत होगी या नहीं होगी? अभी हमने केस ऑफ साउथ अफ्रीका देखा है। बिफोर 1994 वहां पे भी कुछ नहीं था, कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं थे, उनके पास डॉक्यूमेंट भी नहीं थे, उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं था, कोई फंडामेंटल रूल नहीं था, कोई प्रिंसिपल नहीं था, कोई राइट नहीं था। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी की नीड को जताता है। और अब हम इस आज के सेशन में समझने वाले हैं कैसे। तो हमने साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या सीखा? सबसे पहले भैया जब इतनी डिटेल में पढ़ा है तो उससे सीखा है कुछ, उसको थोड़ा इस्तेमाल करते हैं, उसको थोड़ा अप्लाई करते हैं। तो हमने देखा कि साउथ अफ्रीका एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल था हमारे लिए ये समझने के लिए कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप अगर अपने हक को क्लेम कर रहे हो, फिर ट्राइंग टू क्लेम फॉर योर राइट्स, ऑन व्हाट बेसिस विल यू क्लेम फॉर योर राइट्स? आपके पास किस चीज का रेफरेंस दोगे? कि मैंने बोला मुझे मेरे वोटिंग का राइट दो, किसी ने आके बोला कहां लिखा है ये तुम्हारा राइट है? अब मैं क्या बोलूं? अगर मेरे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो बात सही है, मैं कहां से बोलूं कि मेरा क्या राइट है ना?
तो यही एग्जैक्टली वो प्रोविजन है जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करती है। तो मैंने आपको सबसे पहले सेशन में ये बताया भी था, प्रीवियस सेशन में, ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होती है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सुप्रीम लॉ होता है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम लॉ होता है। ये वो लॉ होता है जिसे पूरा नेशन उसके हिसाब से फॉलो करके रन करता है। इसके ऊपर ना कोई इंडिविजुअल ना कोई सरकार कुछ नहीं होती है। तो जब हम कहते हैं कहीं पे भी, जो कि डेमोक्रेसी का एक बहुत की फीचर है, रूल ऑफ लॉ। व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी में भी हमने पढ़ा है कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। इस लॉ में कोई भी अकेले चेंजेस नहीं कर सकता है, सबके मिलजुल करके चेंज करने से ही चेंज आएगा। अदरवाइज सबसे सुपीरियर किसी भी इंडिविजुअल से ये रूल ऑफ लॉ होगी और उसके चेंजिंग में किसी भी इंडिविजुअल का हाथ नहीं होगा, यूनिलैटरली नहीं हो सकता, जैसे कि रॉबर्ट मुगाबे कर रहे थे। एवरीवन हैज टू get involved, be it the center state or all the stakeholders। तो हमें साउथ अफ्रीका की कॉन्स्टिट्यूशन को देख करके भी यही समझ आया कि यहाँ पे चाहे वो ऑप्रेसर हो या ऑप्रेस्ड हो, जब उनको नई डेमोक्रेसी चाहिए थी, जब वो साथ रहने की प्लानिंग कर रहे थे, when they finally decided that they are going to be in this place together, and there was this uneasiness, there was this lack of trust between the two entities, between the two groups, not entities, between the two groups. What made it easy for them to trust each other, to come at an agreement, to have that leap of faith, ठीक है, that we will all be equal, we will forget the past, we will believe in the future. What made it possible for them to, not even without signing an agreement, but still having an agreement and having that trust, which was not going to be easy, because whites were always going to be under the fear of being avenged by the blacks. The blacks were always going to be not trusting the whites, that they may want to have the power back again. Right? What made it possible for them to get over their fears was the safeguard that was provided to protect their rights and interests. तो ये ऑप्रेस्ड या ऑप्रेसर हो, चाहे जो भी हो, जब उन्होंने साथ में रहने का वादा किया एक दूसरे से या डिसीजन लिया, डिस्पाइट ऑफ द बिटर पास्ट, हाउ कुड दे फाइनली सेट अ गुड एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, बिकॉज दे प्रोवाइडेड ईच अदर, सबको प्रोवाइड किया। क्या प्रोवाइड किया? सबको एक सेफगार्ड प्रोवाइड किया, है ना। क्या प्रोवाइड किया? एक सेफगार्ड प्रोवाइड किया टू प्रोटेक्ट ईच अदर, बट नॉट टू प्रोटेक्ट ईच अदर एग्जैक्टली, प्रोटेक्ट ईच अदर्स राइट्स। एक दूसरे का हक बचाएंगे, यानी कि अपना अपना बचाएंगे। हमारे पास सेफ गार्ड है, तो हम कुछ भी कर लो, हमारे इंटरेस्ट के लिए हम गार्डेड हैं, बिकॉज हमारे पास अब एक कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें मेरा हक लिखा हुआ है, जिसे तुम, चाहे कोई भी ग्रुप हो, ब्लैक्स हो व्हाइट्स हो, अंडरमाइन नहीं कर सकते, नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। सो द ब्लैक मेजोरिटी वी सी वर वेरी वेरी मच inclined towards making sure कि डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल जो है मेजोरिटी रूल का, वो कॉम्प्रोमाइज ना हो। क्योंकि बच्चे, अगर आप किसी भी एक के इंटरेस्ट को हटा दोगे तो मेजोरिटी रूल नहीं आएगा। और अगर आपको मेजोरिटी रूल चाहिए, if you do want the majority rule, what will you see? Majority rule में क्या होगा? Majority rule में all people have to be included, and when all people are included, the whites, the blacks, everyone will have to vote and everyone's say will matter. ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया, हम पढ़ तो पहले ही चुके, पर एक बार फिर से डिफाइन कर लेंगे। इट इज, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इवन इफ इट्स नॉट गोइंग टू कम इन एग्जाम। आई एम नॉट सेइंग दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जामिनेशन। हो सकता है यहाँ से बिल्कुल भी डायरेक्ट क्वेश्चन ना आए, आई हैव नॉट सीन इट हैपनिंग, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग इट टू हैपन, इट्स वेरी बेसिक, बट एज अ सिटीजन ऑफ अ डेमोक्रेटिक नेशन, एज अ वेल इन्फॉर्म्ड लिविंग बीइंग in today's modern world where so much is going on, please make sure that you know what a constitution is and that you are very well able to define it. So it is the set of written rules जो accept हुआ रहता है, which is accepted by the people, which people agree to and take up, ठीक है, वो मानते हैं, उसको अपनाते हैं, ठीक है। सो इट इज काइंड ऑफ गिवन अ कंसेंट बाय द पीपल एंड इट इज अडॉप्टेड एंड एक्सेप्टेड बाय देम टुगेदर इन अ कंट्री, इट्स नॉट इम्पोज्ड ओवर देम। द डिफरेंस ओवर अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड एनी अदर रिटन डॉक्यूमेंट, रूल्स, रेगुलेशंस इज गोइंग टू बी, कॉन्स्टिट्यूशन हैज टू बी एक्सेप्टेड बाय द पीपल हैव टू पुट इन दिस अग्रीमेंट दैट yes, this is what we want and we agree to follow and abide by this, and let this rule us for generations ahead.
So that is what makes, because it is accepted by everyone, that is what makes it the supreme law. ओके ये डिटरमाइन करता है, बहुत क्लियरली ले आउट करता है, आपको ये याद रखना है, ये क्लियरली ले आउट करता है कि कैसा रिलेशन होगा सिटीजन से सिटीजन के बीच में, सिटीजन से गवर्नमेंट के बीच में, और एक गवर्नमेंट से दूसरे लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच में. तो सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच का रिलेशनशिप जो है वो क्लियरली डिटरमाइन होता है कॉन्स्टिट्यूशन से. सिर्फ रिलेशनशिप ही नहीं, इवन द पावर ऑफ ईच एंड एवरी सिटीजन एंड द गवर्नमेंट इज ऑल्सो डिटरमाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ताकि कल चल करके कोई भी ये क्लेम ना करे कि मेरे पास तो ये फलाना ढमकाना पावर है, आई कैन डू दिस एंड दैट. नो, nobody can assume that what amount of power they have, or they can do whatever they want to. If the constitution state it's there, then they will follow it, then they have it. If the constitution doesn't state, then no matter you're the prime minister, you're the president, you're the chief minister, you're the governor, you're the vice president, the designation will never matter. You will never be able to avail what you're claiming to be if the constitution doesn't have the same claim. This is very, very important to remember. ठीक है. तो हमने साउथ अफ्रीका में भी यही देखा कि उनको प्रॉपर सोशल इकोनॉमिक राइट्स ग्रोथ सब कुछ चाहिए थी, एंड द वाइट माइनॉरिटी वाज आल्सो वेरी वेरी कीन, राइट. सी दे हैड डन व्हाट दे हैड डन, बट दैट डिडंट मीन दैट दे वर रेडी टू मेक कॉम्प्रोमाइजेस एंड बी लाइक, ओ नाउ वी विल बी द इंफीरियर वंस, यू हैव ऑल द लिबर्टीज. नो नो, they were very clear that we would want to protect our property, we would want to protect our rights, we would also want to have the privileges that any citizen has, right. आपको हमने नहीं दिया तो क्या हुआ, हमें तो हमारा पूरा चाहिए. ठीक है. तो हमने यहाँ पे यही देखा कि साउथ अफ्रीका में पीपल हैड लाइक अ लॉट ऑफ नेगोशिएशन, दे वेंट ऑन एंड ऑन फॉर 2 years. द वाइट्स अग्रीड दैट दे विल फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी रूल एंड वन पर्सन विल हैव वन वोट, ताकि इक्वालिटी मेंटेन हो सके, ताकि क्या हो सके, इक्वालिटी मेंटेन हो सके. तो अभी भी हम साउथ अफ्रीका की ही बात करें, मैं साउथ अफ्रीका की ही बात कर रही हूँ, डोंट लुक एट द अदर ऑफ द टेक्स्ट दैट्स रिटन. सो साउथ अफ्रीका में पहले देखो व्हाइट्स को ऐसा लग रहा था कि शायद उनके लिए अलग गवर्नमेंट बन जाए, शायद उनको थोड़ा स्पेशल प्रोविजन मिल जाए, बट दे हैड टू अग्री टू द रूल ऑफ मेजोरिटी. वाई? अच्छा, ये भी सोचो कि क्यों वो रूल ऑफ मेजोरिटी पे क्यों अग्री नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि उनको पता था कि वो मेजोरिटी थे ही नहीं. द प्रोपोर्शन ऑफ द व्हाइट्स इन कंपेरिजन टू द ब्लैक्स, द पीपल ऑफ कलर एंड द इंडियंस वर वेरी वेरी लेस इन अफ्रीका. सो दे वेरी वेल न्यू कि अगर ये मौका दे दिया जाता है कि रूल ऑफ मेजोरिटी होगा और उनको कोई स्पेशल प्रोविजन, कोई रिजर्व सीट, कुछ भी ऐसा सिस्टम नहीं दिया जा रहा है, तो वो जो है they will never be able to come in power probably, because the blacks would never really support them. That was always a constant fear, and the constant fear came from their deeds in the past. पिछले इतने सालों से blacks को इतना परेशान किया था, तो डर तो लगेगा ना यार, और डर लगना भी चाहिए. तो दिस इज व्हाट हैड बीन हैपनिंग विद देम, बट दे डिड मेक द कॉम्प्रोमाइज. दे आल्सो अग्रीड दैट एवरीवन विल हैव, वन पर्सन विल हैव वन वोट, व्हिच इज द वेरी प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, एंड दैट इज हाउ द होल कॉन्स्टिट्यूशन ओवर हियर वी सी गॉट फाइनलाइज्ड. इसके साथ साथ उन्होंने बेसिक राइट्स भी माना जो पुअर के लिए, वर्कर्स के लिए है. ब्लैक्स ने ये भी माना कि मेजोरिटी रूल होगी लेकिन एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं होगी, विच इज इन डेमोक्रेसी ऑल्सो. आपको याद होगा व्हाट इज डेमोक्रेसी. वाई डेमोक्रेसी में हमने ये भी पढ़ा था कि डेमोक्रेसी क्यों बेटर है बाकी जगहों से, बाकी तरह की गवर्नमेंट से, क्योंकि ये भले रूल ऑफ मेजोरिटी है, मतलब मेजोरिटी विंस हम कहते हैं कि ज्यादातर लोग जो कह रहे हैं वो रूल होगा, बट वो फिक्स्ड एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं है. वो मेजोरिटी किसी बेसिस पे नहीं बनी है, किसी जेंडर, किसी सोशल डिस्क्रिमिनेशन और सिर्फ उनकी मर्जी का चलेगा, नहीं. उनकी मर्जी से सरकार बन जाएगी जरूर, बट व्हेन द गवर्नमेंट रन्स एंड व्हेन द गवर्नमेंट गवर्न्स, दे आल्सो हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन द accommodation and inclusion of the minority. वो minority को छोड़ नहीं सकते कि अरे इन्होंने तो हमारे लिए वोट नहीं किया, इनको जो चाहिए होगा हम नहीं देंगे. नहीं, ऐसा नहीं है. ठीक है, उनको वो चीज जो है वो ध्यान में रखना ही पड़ेगा, उस चीज का जो है वो कद्र करनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो माइनॉरिटी कब मेजोरिटी बन जाए इस बात का कुछ पता नहीं होता है. ठीक है, ये वोटिंग के टर्म्स में हो गया. दूसरा उन्होंने ये कहा कि मेजोरिटी जो पॉपुलेशन के टर्म्स में है, ब्लैक्स के टर्म्स में है, ठीक है, they will not take away the property of the white
माइनर सेक्शन, जैसे कि माइनॉरिटी से हमारा दूसरा क्या मतलब हो गया कि जो वाइट्स थे वो नंबर में कम थे, तो उन्होंने कहा कि हमसे हमारे ऊपर जाति ना की जाए, इम्पोजिशंस ना किए जाए, हमारी प्रॉपर्टी छीन ना ली जाए हमसे, क्योंकि उनके पास प्रॉपर्टी ज्यादा थी, ब्लैक्स के पास प्रॉपर्टीज कम थी। आपको याद है ना एरियाज कितने कितने उन्होंने अपने लिए जमा करके रखे हुए थे, ब्लैक्स को जाना भी अलाउड नहीं था। तो उन्होंने कहा कि देखो जो लेजिट हमारा प्रॉपर्टी बनता है वो हमारे पास रहने दो, वो हमसे छीन कर मत ले जाओ। और ब्लैक्स इतने प्यारे अच्छे लोग हैं, उन्होंने मतलब जो अफ्रीकन थे नेटिव, उन्होंने इतने अच्छे अच्छे लोग, इतने इतने कंपैशनेट लोग, उन्होंने ये कॉम्प्रोमाइज किया। ठीक है, अब ये इंप्लीमेंट कैसे होगा ये सब सोचने के लिए ये ट्रस्ट कहां से आएगा, क्या गारंटी करेगा? द ओनली वे वाज टू हैव इट एवरीथिंग इन रिटन, कुछ रूल्स बनाना। ठीक है, जैसे कि गेम्स के प्रॉपर रूल्स होते कि कोई चीटिंग नहीं कर सकता, कोई आगे चलकर छल कपट नहीं कर सकता, कोई कुछ भी अपनी पलटी नहीं मार सकता, जो रूल है वो रूल है। तो वहां की असेंबली ने फ्यूचर में ऐसे कोई प्रॉब्लम ना आए इसके लिए रूल्स डिटरमाइन किए, उसको प्रॉपरली लिख दिया, साफ साफ बता दिया कि जो गवर्नमेंट इलेक्ट होगी उसके पास क्या राइट होगा, और साथ ही साथ ये रूलर्स जो बनेंगे वो डिसाइड करने का हक, राइट्स जो है वो सिटीजन्स को दिए, और भी राइट्स ऑफ सिटीजन्स उनको दे दिए। दीज रूल्स विल वर्क ओनली इफ द विनर कैन नॉट चेंज देम वेरी इजीली वाज द कॉन्स्ट्रेंट। इफ यू रिमेंबर आई टोल्ड यू राइट, कॉन्स्टिट्यूशन का फंडा ही यही होता है कि जिसका मन आया उसने वो कर दिया, ये फंडा नहीं चलेगा, आप उसको नहीं बदल सकते हो, वही सुप्रीम लॉ है। और ये बात को ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, और यही साउथ अफ्रीकन्स ने भी किया था, बेसिक रूल्स पे अग्रीमेंट की थी, उसे ही सबसे सुप्रीम बनाया था। कोई भी सरकार जब भी मन चाहे से इग्नोर कर दे, बदल दे और अपना बेसिक वो कर दे, ऐसा नहीं था। ये जो बेसिक रूल्स पत्थर की लकीर की तरह बन गए, मतलब सेट हो गए, उसे ही कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दिया। ठीक है, अब ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का प्रोसेस जो हमें थोड़ा यूनिक सा साउथ अफ्रीका का सुनकर लग रहा है, सिर्फ साउथ अफ्रीका का ही नहीं है। हमें पता है कि हर एक कंट्री के पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, और वो हर एक कंट्री में बच्चे, मतलब इन जनरल आप देखोगे, खास करके एशिया में देखोगे, यूरोप में भी कई जगह देखोगे, कंट्री में ना डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है। अमेरिका में भी यार कभी मूवी देखो कोई अमेरिकन, आपको वहां पे कोई जो है मेक्सिको का दिख जाएगा, कोई स्पेन का दिख जाएगा, कोई जर्मनी का दिख जाएगा, कोई अमेरिकन दिख जाएगा, कोई अफ्रीका का दिख जाएगा। वी सी सो मच ऑफ मिक्सचर, यानी कि सो मच ऑफ डाइवर्सिटी। इवन इन इंडिया इंडियंस ही है, लेकिन इंडियंस के अंदर ही इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, इतना ज्यादा मिक्सचर है, उनके रिलेशनशिप जो है वो हमेशा घुलते मिलते रहते हैं। इट्स ऑल्सो नॉट ऑलवेज वेरी कॉन्स्टेंट, राइट, कि ऐसा है और ऐसा ही चलेगा। इट्स नॉट वेरी वेल डिफाइंड दैट इट्स ऑलवेज गुड एंड विल ऑलवेज बी गुड, इट्स ऑलवेज बैड विल ऑलवेज बी बैड। हमारी हालत इंडिया में अगर हम बात करें, ब्रिटिशर्स के जाने के बाद की अगर बात करते हैं, हमारे यहाँ रिलीजियस बेसिस पे बहुत ज्यादा डिविजन जो है ब्रिटिशर्स क्रिएट करके गए थे, उसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी। हमें पता है दैट वी स्ट्रगल्ड अ लॉट, वी फेस्ड अ लॉट ऑफ इश्यूज, द सिचुएशन वाज बैड ओवर देयर। बट व्हेन वी लुक एट द अदर डाइवर्स सिचुएशंस, कल्चरली, ट्रेडिशनली, लैंग्वेज वाइज जो हमारे अंदर अलग अलग गैप्स है, अगर हम उनको मद्देनजर देख करके चलते हैं और उनको मद्देनजर लेकर के चलते हैं, तो हम ये भी आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हमारे बिटवीन सिचुएशन में इतनी एडवर्सिटीज नहीं थी, इतने इश्यूज नहीं थे जितने व्हाइट्स और ब्लैक्स के थे। अगर हमारे यहाँ पे ब्रिटिशर्स रह जाते और उनके हिसाब से हमको अकोमोडेट करके कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ता, तो हमारे लिए भी बहुत डिफिकल्ट होता, क्योंकि उन जातियों को भूल कर आगे बढ़ पाना और सब चीजों से डील कर पाना खुद में बहुत बड़ा स्टेप होता है। इट डज गेट डिफिकल्ट, राइट, बट हमें ये रियलाइज करना होगा कि पूरी दुनिया में ये डिफरेंसेस हैं, पूरी दुनिया में ये ओपिनियंस का फर्क जो है वो रहता है, इंटरेस्ट का फर्क रहता है, जो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो जनरेट करता है। वो देश डेमोक्रेटिक हो ना हो इस बात से फर्क नहीं पड़ता। इन सारी चीजों से हम फाइट करके एक अच्छा गवर्नेंस बना सके, लोगों को राइट्स दे सके। इस चीज के लिए बहुत जरूरी है कि बेसिक रूल्स हमेशा पे रहें, जो कि सिर्फ गवर्नमेंट पे ही अप्लाई ना होते हो, लोगों पे भी अप्लाई होते हो। क्योंकि कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट अच्छी भी हो तो कुछ बंच ऑफ पीपल होते हैं जो मेजोरिटी फॉर्म करके या अपनी डोमिनेशन फॉर्म करने की कोशिश करते हैं अगेंस्ट द रेस्ट ऑफ द सिटीजंस। इस केसेस में भी जब ये रूल्स, बेसिक रूल्स जो है वो लेड डाउन रहते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्म में रहते हैं, तो ये हेल्प करता है ऐसे हालत में लोगों को एक दूसरे से कॉपरेट करने के लिए, उनको सही रास्ता दिखाता है और कहीं पे भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने देता है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है किसी भी गवर्नमेंट का वो रिटन होना चाहिए, और अगर डेमोक्रेटिक है तो डेफिनेटली होना ही चाहिए। आइडियली नॉन डेमोक्रेटिक नेशन में भी बेसिक रिटन सिस्टम जो है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है, जो डिटरमाइन करेगी उसके सिटीजन्स के बीच का रोल और बाकी चीजों का रोल, ठीक है। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अलग अलग पर्पसेस सर्व
करती हैं. Why do we need a constitution? If you get a question like this, इसका आंसर आपके सामने लिखा हुआ है, बहुत सिंपल शब्दों में लिखा हुआ है. Why do we need a constitution? अब बेटा तुम्हें ये क्वेश्चन, if you get this question for 3 marks, तो आप 3 पॉइंट लिख दो, 4 पॉइंट लिख दो. इफ यू गेट फॉर 5 मार्क्स तो 5-6 पॉइंट लिख दो. अभी हमने इतना कुछ पढ़ा है कि मेरे बिना बताए ही आप अपने आप से सोचकर बता दो कि मैम ये रीजन है जिसके लिए हमको कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए. हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए ताकि कभी गवर्नमेंट जो है वो एक्सप्लॉइट ना करे. हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए ताकि कभी कोई एक मेजोरिटी ग्रुप एक दूसरे के ऊपर एक्सप्लॉइट ना करे. हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तो वहां पे वो रेजोल्यूशन हो जाए. हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए ताकि देयर इज ऑलवेज अ ट्रस्ट बिटवीन अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल. 4-5 पॉइंट तो हमने साउथ अफ्रीका, इंडिया, अलग अलग एग्जांपल्स लेकर समझ लिए हैं, बट फिर भी यहाँ पे आपके लिए क्लियरली लेड डाउन है. ठीक है, 1 सेकेंड. So why do we need a constitution? Primary reason, generates a degree of trust. है ना, सरकार के बीच में, जनता, citizens और सरकार के बीच में, so that it ensures that citizens are not just subjects but they are citizens, they are equal participants in the process. So it generates this degree of trust, coordination, so that all the people who live together are able to enjoy, are able to trust each other, right? तो ये generate करता है एक degree of trust को, एक coordination बनाता है, क्योंकि जो लोग हैं बच्चे किसी भी देश में वो अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग डाइवर्स हिस्ट्री से आते हैं. तो हो सकता है कि जैसे साउथ अफ्रीका जैसा सिचुएशन हो तो ऐसी प्रॉब्लम आपके पास्ट की आगे क्लाउड ना करे फ्यूचर को, इसके लिए बहुत जरूरी है. दूसरा क्यों जरूरी है? क्योंकि ये बहुत क्लियरली स्पेसिफाई करता है कि गवर्नमेंट कैसे रन करेगी. फ्रेंच रेवोल्यूशन इज अ वेरी ग्रैंड एंड अ ब्यूटिफुल एग्जांपल फॉर अस टू अंडरस्टैंड दैट इट वाज अ गवर्नमेंट वेयर पीपल डिड नॉट हैव अ प्रॉब्लम विद ईच अदर, दे हैड अ प्रॉब्लम विद द गवर्नमेंट. द गवर्नमेंट वाज सो ऑटोक्रेटिक, सो एब्सोल्यूट दैट इट नॉट यूज्ड टू प्रोवाइड एनी sort of rights to the citizens, and people had problems with that. So it will lay down the limitation on the powers of the government so that no exploitation against this right of the citizens happens. Citizens have their rights intact. It clearly tells कि किसके पास कितना power है, कौन क्या decision ले सकता है, so that no exploitation is there, चाहे वो citizen का हो चाहे वो power का हो. ठीक है, थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है ये. अब देखो बेटा, ऐसा है कि सिटीजन्स को आप फिर भी कंट्रोल कर सकते हो, गवर्नमेंट को कौन कंट्रोल करेगा, है ना. गवर्नमेंट तो कभी भी, गवर्नमेंट कोई अलग से कुछ एंटिटी नहीं है. गवर्नमेंट एक ऑफिस है जिसको होल्ड करने वाला ह्यूमन होता है, जो टाइम टू टाइम बदलता रहता है. ह्यूमंस कैन गेट ग्रीडी, ह्यूमंस कैन वांट मोर पावर, ह्यूमंस कैन डू एनीथिंग, राइट. तो आप किसी ह्यूमन के मन में आ गया कि मुझे डिक्टेटर बनना है, क्योंकि हमारा past गवाया. We have seen people like Hitler, we have seen people like Louis XVI, right? We have seen people like Lenin, we have seen people also like Marx, we have seen people like Tsar Nicholas II. हमने कितने सारे लोगों के बारे में हमारे 9th के ही इतने कुछ चैप्टर्स में पढ़ लिया और इतना कुछ सीख लिया, समझ लिया. तो कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमें ही आकर के फंसाना दे. हो सकता है आपने गवर्नमेंट इलेक्ट की हो. रॉबर्ट मुगाबे के केस में क्या हुआ था? द गवर्नमेंट वाज इलेक्टेड बाय द पीपल. पीपल वांटेड हिम टू बी द टू टेक द चार्जेस ऑफ द गवर्नमेंट, एंड बट in democratic power, but he decided to exploit the power. What if somebody like him has a change of heart and just wants to keep exploiting the power? We cannot stop such a person. हम उसको रोक नहीं सकते, हम कुछ बदल नहीं सकते हैं, फिर हम कुछ कर नहीं पाएंगे. तो ऐसे केसेस में हमें क्या करना है? ऐसे केसेस में हमें याद रखना है कि हमारे पास एक जो है वो सुप्रीम लॉ होनी चाहिए, है ना. हमारे पास क्या होना चाहिए? सुप्रीम लॉ होना चाहिए. सुप्रीम लॉ जो अबव एंड बियॉन्ड हो किसी भी इंसान और किसी भी पोजीशन के. तो किसी भी इंसान और किसी भी पोजीशन के बियॉन्ड होगा तो वो लिमिट्स जो है उसे ले डाउन करेगा, ताकि कोई भी अपने मन से अंधाधुंध उसे एक्सप्लॉइट ना करे. ठीक है, सो इट विल ले डाउन द लिमिट्स. ठीक है, इट विल स्पेसिफाई द how the government will work. Okay, and then not just that, it will also express the aspiration of the people, how they want to create a good society. अब आपको अगर ये पॉइंट समझ नहीं आ रहा है कि मैम ये कॉन्स्टिट्यूशन तो बता रहा है हमें कुछ चीजें, ये कैसे बता रहा है सिटीजन्स कैसा सोसाइटी चाहते हैं, तो उसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको देती हूँ. और इसका बहुत सिंपल सोल्यूशन है. आपके पास एनसीईआरटी है, सबके पास एनसीईआरटी है, और एनसीईआरटी में हमारे सबसे पहले एक चीज गिवन होती है प्रियम्बल. प्रियम्बल मैंने आपको पहले भी बताया है, इट इज लाइक द इंट्रोडक्टरी डॉक्यूमेंट
ये वो डॉक्यूमेंट है जो हमारे एक तरीके से गाइडिंग प्रिंसिपल्स जो है पूरे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो हमें बताती है। तो ये इंट्रोडक्टरी डॉक्यूमेंट को कभी खोल करके देखो, ठीक है। आपने कभी अगर इंडिया का प्रियम्बल देखा है तो कुछ वर्ड्स हैं जो उसमें हाईलाइटेड होते हैं, वो वर्ड्स आपको याद आएंगे। इफ यू कुड टेल मी सम ऑफ दोज वर्ड्स आई विल बी मोर देन ग्लैड, ठीक है। लेकिन आपको याद होगा कि इट स्टार्ट्स एज बी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना, सोलेमली अग्री ओवर हियर। मुझे भी ऐसे थोड़ा थोड़ा सा भूल रहा है, बट दिस इज हाउ इट बेसिकली बिगिंस, राइट। सो ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा है, प्रियम्बल लिखा है, फिर वी द पीपल ऑफ इंडिया, यहाँ पे हियर बाय सोलेमली अग्री ऐसे करके इट स्टार्ट्स, राइट। और उसके बाद उसमें क्या चीजें लिखी हुई होती हैं, वो ऑब्जेक्टिव्स लिखी होती हैं जो एज अ नेशन हम एस्पायर करते हैं बिल्ड करने के लिए और अचीव करने के लिए। तो उसमें कुछ वर्ड्स हाईलाइटेड लिखी हैं, कुछ वर्ड्स जैसे कि जस्टिफाई, ठीक है, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, सोशल, सोशलिस्ट, सोवरीन, सेक्युलर, रिपब्लिक, ये कुछ शब्द आपको वहां पे हमारे प्रियम्बल में दिखेंगे। और ये तो सिर्फ एक ग्लिम्स है। तो हम एज अ नेशन क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम एज अ नेशन एक ऐसी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पे सोशलिज्म प्रैक्टिस हो सकता है, जहां पे हम सबको बराबरी का हक दे सकते हैं। हम एक ऐसी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पे हम सबको इक्वालिटी दे सकते हैं, जहां पे हम सबको फ्रीडम और लिबर्टी दे सकते हैं, जहां पे हम सबको फ्रेटर्निटी दे सकते हैं। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है, ब्रदरहुड, लाइक वी फील लाइक वी आर वन फैमिली, इट्स वन फैमिली, एक देश, एक परिवार जैसा है, सब एक साथ है, सब इकट्ठे हैं, कोई हमें अलग नहीं कर सकता। दैट्स अनदर आइडिया दैट वी हैव प्राइमरीली गोइंग ऑन, राइट। सो दीज आर फ्यू ऑफ द थिंग्स दैट वी हैव टू कीप इन माइंड एंड वी हैव टू बी डिटरमिन्ड अबाउट द फैक्ट दैट ये कुछ चीजें जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमें गाइड करती है बनने के लिए। सो व्हाई डू वी नीड द कॉन्स्टिट्यूशन? तो जब आप कह रहे हो कि ये एक्सप्रेस करता है हमारे एस्पिरेशन, तो हमारे एस्पिरेशन क्या है? हमारा एस्पिरेशन यही तो है कि हमारा देश ऐसा हो वैसा हो, और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है, तो हमारे जो भी रूल्स रेगुलेशंस लॉज बनते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल से अलाइंड बनते हैं। तो तभी तो हमारा देश अल्टीमेटली उसी नक्शे कदम पे चल पाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब आंसर कर दीजिए क्वेश्चन। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ दैट डिटरमाइंस द रिलेशनशिप अमंग द पीपल लिविंग इन द टेरिटरी एंड ऑल्सो द रिलेशनशिप बिटवीन द डैश। Guys, my sessions will always get extended. I think you guys should just make peace with it. Social science theory वाला सब्जेक्ट है यार, इससे ज्यादा मुझसे उम्मीद मत रखो, ठीक है। तुम्हें लगेगा कि मैं 50 मिनट में वाइंड अप कर लूंगी, मैं कभी नहीं कर सकती। तो आई विल वेरी हाईली रिकमेंड फॉर यू गाइज टू लीव द सेशन टुवर्ड्स द एंड। ऑलवेज कम बैक एंड वॉच द रिकॉर्डिंग। मैं 5-10 मिनट ही एक्स्ट्रा पढ़ाती हूँ, बट आई नीड दैट 5-10 मिनट्स। या तो तुम्हें चाहिए कि मैं फटाफट जल्दी जल्दी जैसे भी पढ़ा दूं शॉर्ट में, तो वो मुझे बता दो। आई विल फिनिश फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स द सेशन इन 50 मिनट्स। Okay, great. Rashi, Pratibha, very good. It will be people and the government, you guys. ठीक है, people and the government will be the correct answer. Now, if I'm not sure if you guys knew this or not, that all the countries that have constitution are not necessarily democratic. देखो, मैंने तुमको ये बोला था ना, ये सिस्टम कैसे वर्क करता है। हर एक नेशन जो डेमोक्रेटिक है उसके पास तो कॉन्स्टिट्यूशन होना ही चाहिए, पर ये जरूरी नहीं है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो नेशन जो है वो डेमोक्रेटिक होगा ही, ठीक है। दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। प्रतिभा, व्हाट टाइम डिड आई स्टार्ट? सो आई स्टार्ट माय फर्स्ट सेशन एट 5. When I start at 5, and in fact a bit early, and especially because it's 10 standard, I want to take my proper time, tell everything very much in detail. तो मैं 5-10 मिनट मेरा वो सेशन एक्सटेंड होता ही होता है, because of which this session gets a little delayed. तो अब मैंने अभी टेक्निकली आपको 60 मिनट्स भी पूरा नहीं पढ़ाया है। तो अगर आपको मेरे साथ बहस करना है, आप बैठकर कर सकते हो, और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं कल से शॉर्ट में पढ़ाकर निकल जाऊंगी। आई हैव 0 इश्यूज। इट विल सेव माई एनर्जी,
Loss is yours. You want me to do that? Tomorrow, I'm gonna do that. Okay, so I hope this is clear to you. All countries that have constitutions may not necessarily be democratic, but all countries that are democratic will definitely have constitutions. Okay, you guys? ठीक है. अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें, थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन करके वी विल एंड द सेशन. फॉर द स्टूडेंट्स हु वांट टू लीव, प्लीज फील फ्री टू लीव द सेशन, एंड आई वुड रियली वांट पीपल टू स्टॉप पुटिंग चैट्स एंड बी लाइक टाइम मैं इतना करा कर ही जाऊंगी, आपको रहना है रहो, नहीं रहना है तो आप जा सकते हो. No, I'm not hurt. I'm just telling you there are different subjects and this is my style of teaching. I cannot, it's difficult for me to wind up, and sadly enough हम round time पे चलते हैं, 5 to 6, 6 to 7. हमारे पास वो 15 minutes buffer नहीं रहता है. I also understand that it's difficult for you guys because you also have to immediately switch. But there's one solution. आप अपना time से निकल जाओ. मेजर चंक हमारा फिनिश हो गया, 5-8 मिनट ही मैं और पढ़ाऊंगी, वो आप आके रिकॉर्डिंग में देख लेना. उसमें कुछ आप कहीं पे अटकते हो, यू कैन ऑलवेज गेट बैक टू मी एंड गेट इट रिजॉल्व इन द नेक्स्ट सेशन. आई विल हैप्पीली रिजॉल्व योर डाउट्स. यू डोंट हैव टू वरी बिकॉज आई एम हियर टू टीच यू. यार अगर आपको ही समझ नहीं आया तो मेरा तो पूरा पर्पस फेल हो जाएगा. मेरे काम करने का फिर कोई फायदा नहीं है. सो आई हैव टू इंश्योर दैट यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, एंड दैट्स व्हाई इफ यू सी मैं बहुत आराम से पढ़ाती हूँ. आई डोंट रश. आई एम नॉट लाइक कि यार जल्दी जल्दी कर दो, ये कर दो, वो कर दो. ठीक है, तो बिकॉज व्हेन आई ऑल्सो सी चैट्स तो मेरे दिमाग में भी ऐसे वो घड़ी बजने लग जाती है, फिर मेरा ध्यान उसकी जगह, पढ़ाने की जगह घड़ी पे चला जाता है. सो व्हेन आई डोंट वांट टू डू दैट, राइट, आई वांट टू बी जस्ट टू यू गाइज एज वेल. चलो हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे, एंड अगेन आई अंडरस्टैंड दैट योर नेक्स्ट सेशन हैज स्टार्टेड. प्लीज मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेशन. कम बैक, वॉच दिस लिटिल बिट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ रिकॉर्डिंग लेटर. And if you guys do have any issues, any confusion around it, I'll clarify for you in the next session. ठीक है? ओके, तो जैसे साउथ अफ्रीका में मैंने आपको पहले भी बताया, राइट, कि आपका जो बैकग्राउंड रहा है साउथ अफ्रीका का, हम देख पा रहे हैं कि ब्लैक्स और व्हाइट्स के बीच में क्या प्रॉब्लम थी, क्या ट्रबल था. वैसे इंडिया का भी रहा है. इंडिया में भी ब्रिटिशर्स रहे, और इंडिया उसके पहले कभी आजाद रहा ही नहीं था बच्चे. वी हैड नेवर रियली एग्जिस्टेड एज अ नेशन पर्टिकुलरली. हम हमेशा उसके पहले या तो किसी किंगडम में रहे थे, या वो किंगडम भी कभी पूरे एक नेशन का एक नहीं रहा था. तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी ना बड़े डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में बना था. और ये डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस कैसे, तो इन चैलेंजेस को समझो. ठीक है, जैसे साउथ अफ्रीका में क्या हो रहा है, ब्रिटिश द व्हाइट्स, नॉट ब्रिटिशर्स, द व्हाइट्स डिसाइडेड टू स्टे बैक. सो दे वांटेड टू क्रिएट अ कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच वाज फ्रेंडली टू एवरीवन, right? I mean, which provided equal opportunities to everyone. इनका भी whites को भी बराबर लग रहा है, blacks को भी बराबर लग रहा है. एक feeling of trust है, वो mistrust नहीं है, वो डर नहीं है, ये सारे issues नहीं है, ये सब कुछ था. ठीक है, तो इंडिया में भी बहुत डिफिकल्टी चल रही थी जब हमने ड्राफ्ट करना कॉन्स्टिट्यूशन शुरू किया था. सबसे पहला चैलेंज हमारा क्या है, इंडिया एक बहुत ही ज्यादा जो है, मतलब हमारा कंडीशन बहुत डिफरेंट था. कंडीशन क्यों डिफरेंट था, वो इन सारी चीजों से हमें पता चलेगा. पहले वी आर अ ह्यूज वास्ट कंट्री, एंड रिमेंबर बैक एट दैट टाइम डिविजन अभी पूरा हुआ नहीं था. पहले जब हमने स्टार्ट किया था मतलब हमारा ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बैक एट दैट टाइम वी वर प्रिपेयर्ड कि एक ही देश रहेगा. बट स्टिल चलो पाकिस्तान को हटा भी देते हैं, तो अगर इंडिया जैसा आज है वैसा अगर हम देखते हैं तो वी आर बिग नेशन यार. इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन हम लार्जेस्ट आज हैं. हम उस समय भी बहुत बड़ा पॉपुलेशन थे. हम बहुत ज्यादा परेशान रह चुके थे 200 सालों से, सप्रेस ओप्रेस हो करके. ठीक है, हमारे पास कल्चर डाइवर्सिटी इतनी थी उस वक्त, 7, 8, 9 प्रोविंसेस एट मैक्स एग्जिस्ट करते थे, लेकिन हर एक प्रोविंस की डाइवर्सिटी, यूनिकनेस बहुत ज्यादा अलग थी. तो एक तो हम इतने बड़े देश थे, सबकी डिमांड्स डाइवर्सिटी के हिसाब से बहुत अलग डिटरमाइन होती, सबका फ्रीडम, सबका आइडिया ऑफ राइट्स वाज वेरी वेरी डिफरेंट, राइट. सो दैट वाज गोइंग टू बी वन बिग चैलेंज कि आप एक ऐसा डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करो जो आप सोचो कि कोई जो कभी मुगल्स के पास रहा ही नहीं है उसे भी एक्सेप्ट करे, कोई जिसने कभी हिंदी बोला ही नहीं है उसे भी एक्सेप्ट करे, एक जो इंसान हिंदी के अलावा कुछ जानता नहीं है बोलना वो भी एक्सेप्ट करे, मेल भी एक्सेप्ट करे, फीमेल भी एक्सेप्ट करे, फार्मर भी एक्सेप्ट करे, इंडस्ट्रियलिस्ट भी एक्सेप्ट करे, पहाड़ में रहने वाला भी एक्सेप्ट करे, नदी के पास रहने वाला भी एक्सेप्ट करे. आप समझ रहे हो कितनी डाइवर्सिटी है, और एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाना है कि वो सब के लिए वैलिड है. उसके ऊपर हमारी सिचुएशन को
जो है और डिफिकल्ट बनाने के लिए हमारा जो उस वक्त का सिचुएशन था वो चल रहा था, वो बन जाता है, विच इज द पार्टीशन। हम पार्टीशन से जूझ रहे थे, है ना। पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश अलग, बांग्लादेश उस समय वेस्ट पाकिस्तान बनने वाला था, तो मतलब बेसिकली दो हिस्सों में बट रहे थे हम। तो हमारा पार्टीशन हो रहा था। अब पार्टीशन सिर्फ प्रॉब्लम नहीं था, पार्टीशन से जो हमारी स्पिरिट थी वो बिल्कुल ब्रेक हुई हुई थी, क्योंकि हमारा एक हिस्सा, जिगर का टुकड़ा टूट कर जा रहा था, अब हमसे अलग हो रहा था, राइट। बट मोर देन दैट, जो इस तरीके से अलग हो रहा था, वो जो रिलीजियस राइट्स हो रहे थे, द अमाउंट ऑफ लाइफ पीपल वर लूजिंग, द अमाउंट ऑफ ब्लड शेड दैट हैपेंड, द अमाउंट ऑफ पीपल हु गॉट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर हाउसेस, द अमाउंट ऑफ पीपल हु हैड टू टेक रिफ्यूज, द अमाउंट ऑफ पीपल हु वर sent away from a certain portion just because they could do nothing. It was not decided by them. It was the government who took the call. It was the Britishers who took the call on their behalf, but they had to leave their houses and move to another part of the country. मतलब पहले उनके लिए इंडिया एक ही था, पर पाकिस्तान के पंजाब से लोग इधर पंजाब आ रहे हैं, इधर से लोग पाकिस्तान जा रहे हैं। आप समझ रहे हो ये पूरी मूवमेंट में कितना ब्लडशेड, राइट्स, लोगों की जिंदगी ऊपर नीचे हो जाना, परिवार वाले खो जाना, स्टैम्पीड हो जाना। इट्स डिफिकल्ट सिचुएशन में जहां सबकी स्पिरिट बिल्कुल ब्रेक हुई है, हमें एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाना है जहां पे हम लोगों की डिजायर समझना चाह रहे हैं, और इस इंसिडेंट से लोगों की डिजायर बहुत ज्यादा चेंज भी हो सकती थी, लोगों की एस्पिरेशन जो है बहुत ज्यादा चेंज भी हो सकती थी, जो मिसट्रस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ भी सकता था सरकार के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर, राइट। प्लस अभी ये पहली बार ऐसा हो रहा था कि लोग फ्रीडम पा रहे थे। देखो कहते हैं ना कि जब तक किसी के पास पैसा नहीं होता है वो अलग इंसान रहता है, पैसा आने के बाद अलग हो जाता है। तो फ्रीडम जब तक नहीं मिला था हम अलग तरह के लोग थे, हो सकता है फ्रीडम मिलते ही हमारा आइडिया ऑफ फ्रीडम चेंज हो जाए, और जो लोग इतने टाइम से सोच रहे थे कि दिस इज व्हाट पीपल वर एस्पायरिंग फॉर, द एस्पिरेशंस में कंप्लीटली शिफ्ट एंड मूव। ओके, सो रिलीजियस में मतलब 10 लाख लोग मर रहे हैं, ये सब है, वो अलग बात है, बट पहली बार क्या हो रहा था, लोग सब्जेक्ट थे, आज तक उनके ऊपर सिर्फ इम्पोज किया जाता था, चाहे मोनार्क हो चाहे ब्रिटिश रूल हो। अब पहली बार उनके ऊपर राइट्स आने वाले थे, उनको ताकत मिलने वाली थी, वो खुद जो है सब्जेक्ट से सिटीजन्स बनने वाले थे। तो क्या चीजें होंगी जो उनको चाहिए होगा। पार्टीशन की वजह से जो इतने लोगों की मौत हो रही है, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो रहा है, 10 लाख लोग मारे जा रहे हैं, बॉर्डर क्रॉस करने में जो प्रॉब्लम हो रही है वो तो हो ही रही है। ब्रिटिशर्स ने एक दूसरा जो है क्या कहते हैं, स्यापा हमारे सर पे फोड़ दिया था। हमें हमारे आपको याद होगा 8th क्लास में आपने पढ़ा है, a lot of places where the Nawabs and the kings used to be had an agreement with the Britishers, which were known as the princely states, where they had agreed to the fact that whoever, it doesn't matter who, but one second, हाँ, but they had agreed कि चाहे जो भी हो, हम सब क्या करने वाले हैं, what we are going to do is आप हमेशा किंग बन के रहोगे, आपको सिर्फ एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी हमें देना है, आपको ट्रेडिंग हमारे साथ करना है, और आपको हमारे आर्मी का ख्याल रखना है। ये ट्रेड उन्होंने किया था आपस में, ठीक है, मतलब ये डील की थी, और इसको सब्सिडरी अलायंस कहते हैं। अब ये सब्सिडरी अलायंस वाले बच्चे जितने भी लोग थे ना, जितनी भी जनता थी, उनके साथ क्या होने वाला था, और वो प्रिंसली स्टेट्स थे, वहां पे अभी भी प्रिंस रूल करते थे, वो एक पॉपेट की तरह रूल करते थे ब्रिटिशर्स के हाथ में। बट उनको ये चॉइस दे दी गई कि आप चूज करो आप क्या करना चाहते हो। हम दो बंटवारा कर रहे हैं, इंडिया बन रहा है, पाकिस्तान बन रहा है, आपको इंडिया के साथ जाना है, आपको पाकिस्तान के साथ जाना है, या दोनों के साथ नहीं जाना है, इंडिविजुअल बन के रहना है। आप समझ रहे हो प्रॉब्लम। अगर कोई पाकिस्तान के साथ जाना चाहता है, जैसे कि हैदराबाद, हमारा जो प्रेजेंट हैदराबाद है, हैदराबाद पाकिस्तान में है, बट हमारा जो हैदराबाद है वहां पे भी निजाम हुआ करते थे जो सब्सिडरी अलायंस के अंडर थे, वो बहुत टाइम तक अनश्योर थे। अगर वो कह रहे थे उनको पाकिस्तान में जाना है, तो आप सोच रहे हो इंडिया के बीचों बीच पाकिस्तान का एक हिस्सा होता, या वो कहते थे कि हम इंडिपेंडेंट एक रूल बनाना चाहते हैं। ऐसी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती थी। जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर ने यही बोला कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, लेकिन क्या हुआ कि उनके ऊपर पाकिस्तान जो है वो चढ़ने लग गया। जैसे ही हमारा पार्टीशन हुआ, वो कोशिश करने लगे उनको कैप्चर करने का, तो वो इंडिया के पास आए हेल्प लेने के लिए। तो इंडिया ने यही बोला कि आप हमारे साथ यूनियन बना लो, हम आपको स्पेशल स्टेटस दे देंगे, आपका अपना कॉन्स्टिट्यूशन, अपना फ्लैग, सब कुछ होगा, आपको इंडिपेंडेंस भी मिलेगी काफी ज्यादा, लेकिन आप एसोसिएट इंडिया से होगे। दैट इज वाई कश्मीर गॉट
इंटीग्रेटेड विथ इंडिया। सो डिलेमा जो थी प्रिंसली स्टेट्स की वो भी थी कि कौन से हिस्से रहेंगे कौन से नहीं रहेंगे, हमें कुछ नहीं पता था। लेकिन इस स्टेट में हम सब मिलकर के इस वायलेंस से, इस बंटवारे से, इन सारे प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, इन सारे प्रिंसली स्टेट्स के डिलेमा से, जहां पे हमें कोई आइडिया नहीं है, कोई कॉन्क्रीट पाथ नहीं है, ठीक है, हमें पता नहीं है कि वो कहाँ जाने वाले हैं, मर्जर का पता नहीं है। इन डिफिकल्टीज के साथ हम आगे बढ़ते हैं और ड्राफ्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन फाइनली जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, ड्राफ्ट हुआ, तो हमारे फ्यूचर को कंट्री के इतना सिक्योर करता है जितना उस वक्त हमने सोचा नहीं था। उस वक्त हमें समझ नहीं आ रहा था, हम देख नहीं पा रहे थे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने अपने सारे एंजाइटी को साइड रख करके, प्रेजेंट के चीजों को साइड रख करके फ्यूचर को इतने अच्छे से अश्योर किया है दैट वी आर हियर टुडे, वेयर डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि 75 साल से ज्यादा हो जाए, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन अभी भी इतना रेलिवेंट है कि हमें उसे बदलने की, छोटे मोटे अमेंडमेंट्स अपडेट्स हमने किए हैं, बट बदलने की जरूरत नहीं पड़ी है। सो हियर वी आर गोना पॉज, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन, जहां पे हम समझेंगे कि पाथ क्या रहा है, कैसे हमारे लोगों को पता था कि डेमोक्रेटिक इंडिया कैसा दिखना चाहिए, क्या स्ट्रगल है फॉरेन रूल का, ठीक है, और क्या स्ट्रगल है ट्रांसफॉर्म करने का सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स। सो विल पॉज ओवर हियर, द रेस्ट विल डू इन द नेक्स्ट सेशन। So let's quickly summarize what we have done in today's session. तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, हमने समझा एक सेट ऑफ रूल्स है which is accepted by all people and it is the most supreme law, nobody alone can change it, ठीक है, and it can बचे वाइट डिवाइडेड, देखो बहुत ज्यादा ब्रिटिशर्स भी चाहते थे बर्बादी करके जाना, एक बहुत मेजर रीजन ये था, एक बहुत बड़ा रीजन ये था कि मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रपोज किया कि उनको एक सेपरेट इलेक्टोरेट दे दे, but M.R. Jayakar also did not agree. So there was a mistrust that had over a period of time developed between the different communities, especially between the Hindus and the Muslims. India was a nation which was predominated, I mean like it was always dominated with high population of Hindus. So Muslims always had this sense of insecurity that once they get freedom, इसलिए वो ब्रिटिशर्स के सपोर्ट में रहते थे पहले, क्योंकि उनको लगता था कि ब्रिटिशर्स उनके इंटरेस्ट में, हालांकि ब्रिटिशर्स तो किसी के इंटरेस्ट में नहीं थे, उन्हें लगता था कि अगर एक बार आजादी मिल गई तो हिंदूज जो है अपनी मेजॉरिटेरियन रूल फॉर्म कर लेंगे। तो इन सारी चीजों की वजह से उन्हें लगा कि एक ऐसी जगह चाहिए जहां पे मतलब जहां पे मुस्लिम्स अपने ट्रेडिशन, अपने कल्चर को खो ना दे, अंडरमाइन ना हो जाए, और उसके साथ मॉडर्नाइज करे, ग्रो करे, इवॉल्व करे और बढ़ सके आगे और उसे मेंटेन रखे, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को एनीवे, सो द कॉन्स्टिट्यूशन जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट अमंग द पीपल, डिवाइड्स द पावर एंड ऑफ कोर्स स्पेसिफाइज दैट हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड, हु विल हैव द पावर, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी है हमने पढ़ा, हमने देखा वो जनरेट करता है ट्रस्ट, हमने देखा स्पेसिफाई करता है गवर्नमेंट कैसे कॉन्स्टिट्यूट होगी उसकी रूलिंग को, वो ले डाउन करता है लिमिट ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट सो दैट सिटीजंस हैव देयर safeguards, and also expresses the aspirations of the society, which is good what it requires, right? And constitution makers हमारे जो हैं, they had some idea and experience of what a democratic India should look like. Just like South Africa, we also came up with a constitution in a very difficult situation. So what happened later we'll discuss in the next session. So I just want to quickly remind you, please remember हमारा flagship product VLE जरूर experiments उस पे perform करके देखिए, घर बैठे बैठे आप कर पाओगे। एंड नेक्स्ट सेशन में बात करने वाले हैं दैट इन द लास्ट हाफ सेंचुरी सेवरल ग्रुप्स हैव क्वेश्चन सम प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन कोई भी बड़ा ग्रुप, पॉलिटिकल पार्टी कभी लेजिटिमेसी कि कितना वैलिड है ये कॉन्स्टिट्यूशन आज भी, इसको बदल दो, ये इतने साल पुराना है, जो मैंने आपको बोला उसकी जरूरत नहीं पड़ी है। तो क्या फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल्स और आइडल्स है जिसने इंस्पायर किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स को, कि इतनी अनयूजुअल अचीवमेंट उन्होंने अचीव की है कि इतना अच्छा, इतना रेलेवेंट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है कि आज भी इट इज स्टिल वैलिड एंड वर्क्स अलोंग विद अस, ओके। सो डू नॉट फॉरगेट टू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर, मेक श्योर टू गो थ्रू ऑल द एप्स एंड यूज इट टू द बेस्ट, दैट्स योर वेपन। एंड बच्चों, कभी भी डाउट करना है अगर रिजॉल्व, तो ये आस्क अ डाउट, बहुत ही अजीब सा सर्कल बनाया है मैंने, बट आस्क अ डाउट का बॉट वहां से आप पूछ सकते हो, और ये टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लो। कभी अगर सेशन में आगे पीछे कुछ होता है मैं आपको यहाँ पे इन्फॉर्म कर दूंगी, तो ये QR कोड और लिंक गिवन है, ठीक है। So with this, we have come to the end of the session. Thank you everyone for joining the session, and I will see you guys soon. Till the next time, have a great evening. Stay safe, stay well, take good care of yourselves. Do not forget, just in case if your friends were not here, to share the video, just like the video, and till the next time I see you, stay tuned. एंड हैव अ ग्रेट इवनिंग। प्रतिभा, तुम गए नहीं अब तक, तुम्हें चले जाना था ना बेटा, बाद में आकर देख लेते सेशन, ठीक है। एंड टिल द नेक्स्ट टाइम आई सी यू गाइस,
Take good care of yourselves. Hasta la vista. Bye bye. Ciao. See you in the next session. Till the next time, stay tuned and keep imbibing.